नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विदित है और मैंने पिछले हफ्ते आईपीए के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर उसके एग्ज़ाम पैटर्न, स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन का पूरा रोड मैप दिया था। उस वीडियो के नीचे एक कमेंट आया था कि भैया अभी नेक्स्ट आईपीए एग्ज़ाम 13 जुलाई को है, प्लीज़ इफ़ पॉसिबल डिफरेंट कोडिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे वीडियो बनाना। और ये कमेंट कारण है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इस कमेंट की वजह से काफ़ी लोगों को हेल्प मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि आपके आईपीए एग्ज़ाम के अंदर 100 में से 50 मार्क्स का कोडिंग पार्ट है और सबसे स्कोरिंग पार्ट भी, जिसके अंदर आपको एक क्वेश्चन करना है 15 मार्क्स वाला और एक 35 मार्क्स वाला। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरे ध्यान से बिना स्किप करे देखना, स्पेशली 35 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि मैं आपको उसमें इतनी बारीकियाँ बताऊँगा कि आपको एक क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि एरर्स को सोल्व करते हुए कैसे 5 के 5 टेस्ट केसेस को पास करना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम 2 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे और एक 35 मार्क्स वाला। एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से दे दूँगा, और मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि 35 मार्क्स वाला क्वेश्चन अगर आपने पूरा अच्छे से देख लिया ना, तो आप आईपीए के एग्ज़ाम में बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि एक्चुअल में मेरे आईपीए के एग्ज़ाम में 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन था। राइट अ जावा प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स एन इंटीजर एज इनपुट एंड कैलकुलेट्स द सम ऑफ द डिजिट्स। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, प्रिंट ट्रू, अदरवाइज प्रिंट फॉल्स। पहले क्वेश्चन को देखो, समझने की कोशिश करो पूछा क्या गया है और थोड़ा सा लॉजिक बनाओ, फिर सॉल्व करो। तो सबसे पहले जिस नाम से हमने अपनी फाइल बनाई है उसी नाम से हम क्लास बनाएंगे, पब्लिक क्लास माई क्लास। और जावा का जो बेसिक सिंटेक्स है वो आप याद रखना, मेन क्लास का पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। ये है हमारा जावा का बेसिक सिंटेक्स। आप कोई भी प्रोग्राम बनाओगे तो ये सिंटेक्स आप लिखोगे ही। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है हमें यूज़र से एक इंटीजर इनपुट लेना है, तो उसके लिए हम स्कैनर क्लास की हेल्प लेंगे। सबसे पहले स्कैनर को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट java.util.scanner। स्कैनर एक क्लास है और उसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम यूज़र से इनपुट लेंगे। ये आपको, अगर आप जावा पहली बार कर रहे हो तो सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर जैसे कि अगर आप आईपी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपने सी लैंग्वेज, C++ ये सब तो करी होंगी, तो उसमें भी लगभग सब कुछ सेम ही है, इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। बस ये लाइन आप याद रखना कि आपको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये लाइन लिखनी है। हमें एक इंटीजर इनपुट लेना है, तो उसके लिए इंट नंबर इक्वल टू sc.next int। अगर आपको यहाँ पर डबल डेटा टाइप की वैल्यू लेनी है तो sc.next डबल लिख देना। अगर स्ट्रिंग लेनी है तो sc.next लाइन लिख देना, ऐसे। उसके बाद इसकी डिजिट्स का सम हमें फाइंड करना है, जिसके लिए हम लॉजिक इस्तेमाल करेंगे। जैसे कोई नंबर है 123, अगर हम उसका मोड लें, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मोड। मोड से क्या होगा, आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे 5 मोड 2, तो 5 अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, 1, तो 5 मोड 2 की वैल्यू होगी 1। ऐसे ही 123 को अगर आप मोड करोगे 10 के साथ तो आपके पास 3 रिमाइंडर आ जाएगा, जो कि उसकी लास्ट डिजिट है। उसके बाद हम उस नंबर को 123 को डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, ताकि वो 12 बन जाए। 12.3 नहीं बनेगा क्योंकि वो फ्लोट वैल्यू होगी, हम स्टोर करेंगे एज ए इंटीजर वैल्यू, तो वो 12 बन जाएगा। उसके बाद उसकी लास्ट डिजिट लेंगे, उसके बाद हमारे पास 2 आ जाएगा, ऐसे ही हमारे पास 1 आ जाएगा। ऐसे करके हमारे पास इंडिविजुअल डिजिट्स आ जाएंगी जिनका हम सम कर देंगे। तो ये काम करेंगे हम वाइल लूप के साथ। वाइल कंडीशन देंगे हम नंबर इज़ ग्रेटर देन 0। कब तक करेंगे, जैसे हमारे पास सिर्फ 1 रह जाएगा। अगर हम 1 मोड 10 करेंगे तो वो 1 ही आएगा, और उसके बाद हम अगर करेंगे नंबर को क्या कर देंगे 1/10, तो वो होगा 0.1, तो अब नंबर 0 बन जाएगा। तो जब तक हमारा नंबर 0 से बड़ा होगा तब तक हम ये चीज़ करते रहेंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो कोड से समझ आएगा। आप देखो, सबसे पहले इसका एक डिजिट ले लेते हैं, इंटर डिजिट, आसानी के लिए। नंबर मोड 10, नंबर मोड 10। तो यहाँ पर जैसे 123 है तो अब डिजिट के अंदर 3 आ गया। हम क्या कर देंगे, सम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंट सम इक्वल टू 0, इनिशियलाइज करेंगे। तो सम को क्या कर देंगे हम, इक्वल टू सम प्लस डिजिट। अब जो ये आपने चीज़ लिखी है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सम प्लस इक्वल टू डिजिट। अब आप नंबर की वैल्यू को अपडेट कर दो, नंबर को क्या कर दो, इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 10। और अगेन इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, नंबर बाई इक्वल टू
n। बस आपका काम हो गया। अब आपके पास सम वेरिएबल के अंदर इंडिविजुअल डिजिट्स का सम आ जाएगा। उसके बाद आप चेक करोगे कि ये डिविजिबल बाय 3 है या नहीं। इफ़ सम mod 3 इक्वल टू 0 तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे ट्रू। और जावा के अंदर प्रिंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं system.out.println। ये बस नाम ही मुश्किल है पर आप याद रखना इसको, .out.println। काम इसका वही है, प्रिंट करना बस, ट्रू। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या प्रिंट कर देंगे, फॉल्स। तो चलो एक बार प्रोग्राम को पहले रन करके देखते हैं, उसके बाद इसका एक क्विक ओवरव्यू लेंगे। जैसे आप कोई नंबर दे दो 123, एंटर किया, इनका सम क्या है 1 + 2 + 3 6, जो कि डिविजिबल बाय 3 है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। अब अगर आप कोई और नंबर लो 1 2 3 4, तो इसका आउटपुट आना चाहिए फॉल्स, क्योंकि इसका सम होगा 10 विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। तो एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमने SC नाम का एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके बाद नंबर एक इंटीजर इनपुट लिया है यूज़र से, उसके बाद सम नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हम सम को स्टोर कर देंगे और उसकी वैल्यू हमने रख दी है पहले 0। उसके बाद मेन पार्ट वाइल लूप, जिसके अंदर हमने सबसे पहले नंबर की लास्ट डिजिट को फाइंड किया, सम के अंदर उसको ऐड किया और फिर नंबर को अपडेट कर दिया। उसके बाद जब हमारे पास हर एक इंडिविजुअल डिजिट का सम आ गया है, हमने उसके बाद सम को चेक किया, अगर सम डिविजिबल बाय 3 है तो ट्रू प्रिंट किया, वरना फॉल्स। तो चलो 15 मार्क्स वाला सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, राइट अ जावा प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 5 इंटीजर्स फ्रॉम द यूजर एंड कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अमंग देम, प्रिंट द रिजल्टिंग सम। इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, यूज़र से 5 इंटीजर्स इनपुट लेने हैं और उन 5 में से जो भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम फाइंड करके प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम स्कैनर क्लास में इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट java.util.scanner पब्लिक क्लास माई क्लास। अब मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। अब हम लिखेंगे अपना लॉजिक। अब सबसे पहले इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास के एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in। अब इसके बाद हमें 5 इंटीजर्स इनपुट लेने हैं, तो अकेला वेरिएबल बनाने की जगह हम एक एरे बनाएंगे, इंट एरे इक्वल टू न्यू इंट 5। अब देखो ये सिंटेक्स है हमारा एरे बनाने के लिए जावा के अंदर, न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके हमें 5 इंटीजर्स की स्पेस चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर 5 लिखा है। अब हमें और डिजिट्स का सम कैलकुलेट करने के लिए और उसको एक वेरिएबल में रखने के लिए हम एक इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल इंट ऑड सम इक्वल टू 0। अब हम सबसे पहले यूज़र से इनपुट लेंगे और फिर चेक करेंगे कि उसका इनपुट ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो उसको ऑड सम में ऐड कर देंगे। ये काम करेंगे हम फॉर लूप के साथ। अब फॉर लूप का सिंटेक्स है फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। ये सिंटेक्स है फॉर लूप का जावा के अंदर। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सबसे पहले हम इनपुट लेंगे और पहले वेरिएबल के अंदर एरे के पहले इंडेक्स पर स्टोर कर देंगे, एरे ऑफ i इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। अभी i की वैल्यू 0 है और 0 लेस देन 5 है, तो ये लूप में एंटर कर जाएगा और एरे ऑफ 0 के अंदर यूज़र का इनपुट स्टोर कर देगा। अब यहीं के यहीं क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि यूज़र ने इनपुट ऑड दिया है या नहीं। अगर ऑड है तो उसको ऑड सम में ऐड कर देंगे पहले ही। इफ़ एरे ऑफ i mod 2 नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, ऑड सम प्लस इक्वल टू क्या कर देंगे, एरे ऑफ i। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऑड सम, अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, ऑड सम प्लस एरे ऑफ i। देखो जैसे कि आप जानते हो कि हमारे जावा के अंदर जो असाइनमेंट है वो राइट टू लेफ्ट होती है। जो ऑड सम की अभी वैल्यू है 0 और मान लो यूज़र ने एंटर किया 1, यहाँ पर एरे की इसकी वैल्यू थी 1, तो 0 प्लस 1 इक्वल टू, ये इन दोनों का सम क्या होगा 1, वो अब बन जाएगा ऑड सम, ऑड सम में असाइन हो जाएगा।
अब यहाँ से जो भी यूज़र 5 वैल्यूज डालेगा उन पाँचों को चेक होकर और सब हमारे पास आ जाएगा और हमें क्या करना है अब सिर्फ से प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे system.out.println और यहाँ पर क्या कर देंगे और सम प्रिंट कर देंगे। अब एक बार इस प्रोग्राम को पहले रन करते हैं। अब जैसे ही यूज़र ने इनपुट दिया 1 2 3 4 5, अब इनमें से देखो कि ऑड नंबर्स कौन से हैं 1 1 3 और 5, तो इनका सम क्या है 9, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 9। अब देखो वापस देखो एक बार ये वर्क कैसे कर रहा है। सबसे पहले हमने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया इनपुट लेने के लिए, उसके बाद एक एरे डिक्लेयर किया, उसके बाद ऑड सम नाम का एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया जहाँ पर हम ऑड डिजिट्स का सम स्टोर करेंगे। अब लूप कैसे चल रहा है वो एक बार ध्यान से देखो। सबसे पहले i की वैल्यू 0 है और 0 <5 है, तो लूप में हम एंटर हो जाएंगे। उसके बाद एरे ऑफ 0 के अंदर क्या डाल देंगे हम str.next int, यानी जो यूज़र इनपुट डालेगा, असाइनमेंट देखो राइट टू लेफ्ट, जो यूज़र इनपुट डालेगा वो एरे ऑफ 0 के अंदर स्टोर हो जाएगा। और अगर मान लो उसने डाला 3 और अगर इफ़ एरे ऑफ i यानी 3 mod 2, यानी अगर मोड क्या देता है हमें रिमाइंडर देता है, मान लो 3 mod 2 क्या होगा 1, रिमाइंडर 1 आएगा। अगर आप 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या 3 ऑड है, तो वो इसके अंदर एंटर कर जाएगा और ऑड सम के अंदर 3 ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद i क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 से 1। अब फिर कंडीशन चेक होगी 1 <5 है नहीं, उसके बाद फिर ये चीज़ें रिपीट होंगी कब तक, यहाँ पर i 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद यहाँ पर i बन जाएगा 5। अब 5 इज़ नॉट <5, तो 5 इज़ <5 है नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हम ऑड सम प्रिंट कर देंगे। यहाँ पर ये प्रोग्राम हुआ ख़त्म। तो चलो शुरू करते हैं अपना 35 मार्क्स वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने अपने एक्सप्लोर पोर्टल से IPA प्रिपरेशन सीरीज़ में से उठाया है और आपको एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन अपने फाइनल IPA एग्जाम में देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको एक क्लास बनानी होगी, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, उसके गेटर सेटर्स होंगे, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होगा, कुछ स्टैटिक मेथड्स होंगे, उसके बाद मेन मेथड के अंदर आप उन मेथड्स को कॉल करोगे, फिर आउटपुट आएगा। ये आपको एक बार में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा देखने में, पर आसान है अगर आप चंक्स में डिवाइड करके इसको करोगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ना। मुझे पता है एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, पर फिर भी आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि पूरे क्वेश्चन में कहा क्या गया है। उसके बाद एक एक पार्ट को कोड करना, तो आपको वो करते करते बाकी का क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। हमारे पास एक लैपटॉप क्लास होगी जिसके अंदर ये 5 एट्रीब्यूट्स होंगे, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होगा, गेटर्स होंगे, सेटर्स होंगे, और ये हमें कुछ 2 स्टैटिक मेथड्स बनाने हैं, एक काउंट ऑफ लैपटॉप्स बाय ब्रांड, एक सर्च लैपटॉप्स बाय OS टाइप। अब देखेंगे इनके अंदर क्या है। उसके बाद हमें कुछ नोट दिया गया है कि स्ट्रिंग कंपैरिजन आप करोगे तो वो केस इनसेंसिटिव होगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मेन मेथड के अंदर आप 4 लैपटॉप ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, उनको इनिशियलाइज़ करोगे और उसके बाद 2 इनपुट लोगे, स्ट्रिंग एक ब्रांड के लिए, एक OS टाइप के लिए। उसके बाद आप पहले मेथड को कॉल करोगे, उसका रिजल्ट लिखोगे, फिर दूसरे मेथड को कॉल करोगे, उसका रिजल्ट लिखोगे। ये आपके पास सैम्पल इनपुट है और ये है आपका आउटपुट। अब हमें इतना पार्ट तो क्लियर है कि हमें क्या करना है, बाकी का इनका मेथड्स का देखेंगे अभी इनमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी होंगी। तो सबसे पहले एक, और मैंने पहले ही एक फ़ाइल बना ली है laptop.java, तो क्लास बनाते हैं पब्लिक क्लास लैपटॉप। उसके बाद इनके एट्रीब्यूट्स, और हाँ ये प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं क्योंकि हम इनके गेटर सेटर्स बना रहे हैं और गेटर सेटर्स बनते हैं प्राइवेट एट्रीब्यूट्स की, क्योंकि उन्हें हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो प्राइवेट इंट लैपटॉप ID, प्राइवेट स्ट्रिंग ब्रांड। और हाँ एक और बात, जावा के अंदर आप स्ट्रिंग को ऐसे नहीं लिखोगे स्मॉल s से, स्ट्रिंग शुरू होगी कैपिटल S से। ये मैं छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये जैसे VS कोड है तो ये एडवांस है, इसमें आप एरर्स आपके सामने दिख जाएंगे, आपका ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। और जो आपका IPA के एग्ज़ाम में कंपाइलर होगा वो बहुत ज़्यादा बेसिक होगा, वो आपको ऐसे कोई भी, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप छोटे छोटे एरर्स कर दो, तो इनका ध्यान रखना। प्राइवेट स्ट्रिंग OS टाइप, प्राइवेट डबल प्राइस, प्राइवेट इंट रेटिंग। अब हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है जिसके अंदर हमारे एट्रीब्यूट्स थे। अब हम इसके लिए बनाएंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर आपको पता है एक स्पेशल फंक्शन है जो जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तभी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। अब इसके अंदर इनपुट्स होंगे ये सब, इंट लैपटॉप ID, स्ट्रिंग ब्रांड, स्ट्रिंग
OS टाइप, उसके बाद डबल प्राइस इंट रेटिंग। जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यूज़र उनमें इनपुट डालेगा तो ये वैल्यू इसके अंदर असाइन होगी। पर अब यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, इन दोनों के नाम सेम है। अगर मैं यहाँ ऐसे लिख दूँ लैपटॉप ID इक्वल टू लैपटॉप ID, तो ये कंपाइलर के लिए कंफ्यूजिंग होगा। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ये लैपटॉप ID है तो यहाँ पर ये हो और इसकी वैल्यू असाइन हो इसके अंदर, जो कि ये वाली लैपटॉप ID है। पर कंपाइलर को कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये दोनों नाम सेम है। इसलिए हम यहाँ यूज़ करेंगे दिस कीवर्ड का, दिस डॉट लैपटॉप ID। अब ये वाली लैपटॉप ID रेफरेंस है इसका। चलो अब ऐसे ही बाकी एट्रीब्यूट्स के लिए भी करते हैं। दिस डॉट ब्रांड इक्वल टू ब्रांड, दिस डॉट OS टाइप इक्वल टू OS टाइप, दिस डॉट प्राइस इक्वल टू प्राइस, दिस डॉट रेटिंग इक्वल टू रेटिंग। अब हमने बना लिया है एट्रीब्यूट्स, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और अब हम बनाने जा रहे हैं क्या, गेटर्स। गेटर्स सबसे पहली बात हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, जैसे हम आगे प्रोग्राम लिखेंगे उसमें हम स्टैटिक मेथड्स लिखेंगे। मेन मेथड के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, जो ये एट्रीब्यूट्स हैं इनकी वैल्यू को एसेस कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं इसलिए इनकी वैल्यूज़ को हम डायरेक्टली एसेस नहीं कर सकते। इनकी वैल्यू को एसेस करने के लिए हमें कुछ मेथड्स चाहिए जो कि होंगे गेटर्स। गेटर्स को हम ऐसे लिखते हैं जैसे पब्लिक, और रिटर्न टाइप क्या होगा, जैसे हमें लैपटॉप ID एसेस करनी है तो पब्लिक इंट गेट लैपटॉप ID, रिटर्न लैपटॉप ID। और हाँ, एक बात जिससे आपको आसानी होगी, कैमल केस का यूज़ करना जब भी आप किसी मेथड का नाम वगैरह लिखते हो, जैसे गेट पहले तो सारा स्मॉल, फिर उसके बाद लैपटॉप का L कैपिटल, फिर ID का I कैपिटल, तो इससे काफ़ी आसानी होगी। अब बाकियों के लिए भी हम गेटर्स बना लेते हैं। पब्लिक स्ट्रिंग गेट ब्रांड, रिटर्न ब्रांड, और स्ट्रिंग OS टाइप। मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ पर शायद आपको वहाँ पर कॉपी करने में प्रॉब्लम हो, तो आप इसकी प्रैक्टिस करके जाना। OS टाइप टाइप, OS टाइप। अगला है प्राइस डबल प्राइस, पब्लिक डबल गेट प्राइस, रिटर्न प्राइस। अगला क्या है, रेटिंग, पब्लिक इंट रेटिंग, रिटर्न रेटिंग। यहाँ पर रेटिंग नहीं, गेट रेटिंग हुआ। तो अब हमने गेटर्स भी बना लिए हैं, अब हमारा काम है सेटर्स। आप सेटर्स प्रोग्राम की शुरुआत में मत बनाना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होगा कि आपको सेटर्स की पूरे प्रोग्राम में कहीं भी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो फायदा इसमें है कि आप इसको पहले ना बनाओ, क्योंकि सेटर्स किस लिए होते हैं, वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए। और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि हम एक बार कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही वैल्यूज़ असाइन कर देते हैं और बाद में चेंज करते ही नहीं। तो इसलिए सेटर्स बनाने का भी फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम मूव करेंगे आगे। अब हम बनाएंगे अपना पहला स्टैटिक मेथड, और मेथड के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होंगी जो आपको सीखने को मिलेंगी, तो ध्यान से देखना। सबसे पहली बात यहाँ कहा गया है स्टैटिक मेथड्स। अब यहाँ स्टैटिक क्यों कहा गया है इसका जवाब मैं आगे दूंगा। पब्लिक स्टैटिक, यहाँ पे रिटर्न टाइप आएगा, ये क्या रिटर्न कर रहा है मेथड, द मेथड शुड फाइंड द नंबर ऑफ लैपटॉप्स एंड द मेथड शुड रिटर्न द काउंट। तो मतलब ये एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो पब्लिक स्टैटिक इंट काउंट ऑफ लैपटॉप्स बाय ब्रांड। और अब इसके अंदर हमारे पैरामीटर्स क्या होंगे, the method count of laptops by brand should take an array of laptop objects and a string parameter representing the brand. The method should find the number of laptops whose brand matches the given brand and whose rating is greater than 3. इस मेथड के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो हमें क्या लेना है, इनपुट लेना है एक एरे ऑफ लैपटॉप ऑब्जेक्ट्स, लैपटॉप का एक एरे, ये हमने एरे का नाम दिया है लैपटॉप्स, ठीक है। और एक हम लेंगे इनपुट स्ट्रिंग जो कि रिप्रेजेंट करेगा ब्रांड को, स्ट्रिंग ब्रांड। अब हमें क्या करना है, पहले तो ये रेड लाइन आ रही है इसलिए क्योंकि यहाँ पर इंट रिटर्न टाइप है और हमने अभी तक कुछ रिटर्न नहीं किया है। तो सबसे पहले एक ले लेते हैं इंट काउंट इक्वल टू 0 और उसको रिटर्न कर देते हैं। तो अब दी मेथड शुड फाइंड द नंबर ऑफ लैपटॉप्स, मतलब इस मेथड के अंदर हम वो लैपटॉप्स देखेंगे जिनका ब्रांड मैच कर रहा है इस ब्रांड से जो यूज़र ने इनपुट दिया है और जिसकी रेटिंग है ग्रेटर देन 3। तो इसके लिए हम एक लूप चलाएंगे।
जो लैपटॉप्स नाम के एरे पर चलेगा। फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन लैपटॉप्स डॉट लेंथ। ये एक प्रॉपर्टी है जिससे हमें लैपटॉप्स ऑब्जेक्ट्स के एरे की लेंथ मिल जाएगी। मान लो अगर 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब करेंगे आई प्लस प्लस, और उसके बाद अब जो मेन कंडीशन हमें चेक करनी है, इफ़ लैपटॉप्स ऑफ आई यहाँ पर पॉइंट करेगा पहले ऑब्जेक्ट को। ये पूरा एरे है तो इसके पहले ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, क्योंकि अभी आई है 0। लैपटॉप्स ऑफ आई डॉट गेट ब्रांड। अब यहाँ पर इस लैपटॉप का ब्रांड आ जाएगा। अब हम देखेंगे वो इस ब्रांड के इक्वल है नहीं, तो लिखेंगे डॉट इक्वल्स और फिर ब्रांड। डॉट इक्वल्स एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपको बताएगा कि ये वाला ब्रांड और ये वाला ब्रांड ये इक्वल है नहीं है। और दूसरी कंडीशन क्या है, एंड ऑपरेटर लगा देंगे। रेटिंग 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी लैपटॉप्स ऑफ आई डॉट गेट रेटिंग शुड बी ग्रेटर देन 3। तब हम क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस कर देंगे कि हमें एक ऐसा लैपटॉप मिल गया जिसका ब्रांड इक्वल है इस ब्रांड के और जिसकी रेटिंग है ग्रेटर देन 3। और हाँ, एक और बात कि यहाँ पर हमने नोट्स में पढ़ा था स्ट्रिंग कंपैरिजन शुड बी केस इनसेंसिटिव। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक भी चीज़ मिस कर दोगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप 5 में से 3 टेस्ट केस पास करोगे, 4 टेस्ट केस पास करोगे। पर अगर आपको 5 में से 5 टेस्ट केसेस पास करने हैं तो आप एक एक चीज़ को ध्यान से देखना। स्ट्रिंग कंपैरिजन शुड बी केस इनसेंसिटिव। अब यहाँ पर इक्वल्स, देखो इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो जो ये वाला लैपटॉप है इसका ब्रांड है डेल, और जो ये यूज़र ने इनपुट दिया है इसका ब्रांड है, इसका भी ब्रांड डेल है, पर ये दोनों सेम नहीं है। क्योंकि जो इक्वल्स फंक्शन है इसको चाहिए एग्जैक्ट कि अगर यहाँ पर सब कैपिटल में है तो यहाँ भी सब कैपिटल में ही होगा। और अगर आपको केस इनसेंसिटिव जाना है, यानी आपको केस से फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो आप नॉर्मल लिख दोगे इक्वल्स इग्नोर केस। नॉर्मल अपनी इंग्लिश लैंग्वेज है कि इक्वल्स इग्नोर केस को इग्नोर कर दो। तो अब ये दोनों बराबर हैं। तो चलो इसी के साथ हमारा पहला स्टैटिक मेथड कंप्लीट हो गया है। अब हम मूव करेंगे अगले स्टैटिक मेथड पर, जो है सर्च लैपटॉप्स बाय ओएस टाइप। इसके अंदर हमें क्या करना है, ये मेथड क्या करेगा, एक एरे ऑफ लैपटॉप ऑब्जेक्ट्स लेगा जैसे कि हमारा पहले वाला मेथड ले रहा था, और एक स्ट्रिंग लेगा जो रिप्रेजेंट करेगी ओएस टाइप को। पिछले वाले मेथड के अंदर ब्रांड को कर रही थी, इसमें करेगी ओएस टाइप को। द मेथड शुड फाइंड ऑल लैपटॉप्स। हमें वो सब लैपटॉप्स फाइंड करने हैं जिनका ओएस टाइप मैच कर रहा हो और रिटर्न कर देना है एक एरे में। और यहाँ पर मेन बात, रिटर्न एरे शुड बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लैपटॉप आईडी। मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसके एक कमेंट में मैंने बताया था कि सॉर्टिंग ज़रूर देख लेना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में 35 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर एक मेथड के अंदर ही सॉर्टिंग रखते ही हैं। और सॉर्टिंग काफ़ी नॉर्मल है। अगर आपने जैसे एक एरे है 2 1 5 3, इसको सॉर्ट करने के लिए आप कुछ भी जैसे एक नेस्टेड लूप लगाते हो ना, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, फिर उसके अंदर आप इनको स्वैप करते हो वैल्यूज़ को, और फिर आपके पास एक सॉर्टेड एरे है, वैसे ही हम इसमें सॉर्टिंग कर देंगे। तो सबसे पहले इसको मेथड को लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक, और यहाँ पर ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न देम एज एन एरे। ये यानी ऑब्जेक्ट्स का एरे रिटर्न करेगा। तो लैपटॉप ऐसे हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट्स का एरे, सर्च लैपटॉप बाय ओएस टाइप। और इसके इनपुट्स क्या होंगे, इनपुट पैरामीटर्स, एक तो ऑब्जेक्ट्स का एरे और एक स्ट्रिंग जो कि रिप्रेजेंट करेगी ओएस टाइप को। अब सबसे पहले हम ले लेते हैं एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे मान लो लैपटॉप रिजल्ट इक्वल टू न्यू लैपटॉप, और इसका साइज़ कितना रखेंगे, जो हमारे पास ओरिजिनल लैपटॉप्स एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है उसकी लेंथ। तो लैपटॉप्स डॉट लेंथ। अब मान लो इस लैपटॉप्स एरे के अंदर 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो रिज़ल्ट के अंदर 4 ऑब्जेक्ट्स की स्पेस बन जाएगी, और रिटर्न कर देंगे ये रिज़ल्ट, ताकि एरे के लिए रेड लाइन चली जाए, रिटर्न रिज़ल्ट। अब हमें क्या करना है, ऐसे लैपटॉप्स फाइंड करना है जिनका ओएस टाइप इससे मैच कर रहा हो। तो वही वैसे ही हम एक एरे एक लूप लगा सकते हैं। मैं कॉपी कर रहा हूँ, पर शायद आप वहाँ कॉपी ना कर पाओ, आईटी के एग्ज़ाम में आप कॉपी ना कर पाओ, तो आप पूरा कोड मैन्युअली लिखना। इफ़ लैपटॉप्स ऑफ आई डॉट गेट ओएस टाइप डॉट इक्वल्स इग्नोर केस ओएस टाइप। अगर ऐसा है, अगर ये कंडीशन ट्रू है,
तो जो ये ऑब्जेक्ट है ना लैपटॉप्स ऑफ आई, इसको हम स्टोर कर देंगे रिजल्ट के अंदर। उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा रिजल्ट का इंडेक्स, इंडेक्स, क्योंकि इसका इंडेक्स भी तो होना चाहिए ना। मान लो 4 की जगह है तो कौन से इंडेक्स पर स्टोर करना है। सबसे पहले हम 0 पर स्टोर करेंगे, तो रिजल्ट ऑफ इंडेक्स में हम स्टोर कर देंगे क्या, लैपटॉप्स ऑफ आई। और अब इंडेक्स को प्लस प्लस कर देंगे, क्यों, क्योंकि अब अगर आपने 0 इंडेक्स पे स्टोर कर लिया और आगे चलकर इसी लूप में आपको आगे चलकर एक और ऐसा ऑब्जेक्ट मिल गया जिसको ओएस टाइप मैच कर रहा है, तो आप सेम इंडेक्स पर स्टोर नहीं करोगे, आप अगले इंडेक्स पर स्टोर करोगे। तो इसलिए आप 0 पर स्टोर करके इंडेक्स को प्लस प्लस करके 1 कर दोगे, ताकि अगला कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसा मिले तो वो 1 इंडेक्स पर स्टोर हो। अब हमारे पास रिजल्ट के अंदर वो ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं जिनका ओएस टाइप मैच कर रहा है। तो अगला पार्ट है कि हमें इनको सॉर्ट करना है। सॉर्ट कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन बीच में रखता हूँ। जैसे आप एक एरे को सॉर्ट करते हो वैसे ही आप ऑब्जेक्ट्स के एरे को भी सॉर्ट कर सकते हो। इसके लिए आप एक नेस्टेड लूप लिखोगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इंडेक्स -1। अब हम सॉर्ट कहाँ तक करेंगे, मान लो ये 4, अगर यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें सिर्फ ऐसे 2 ही ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जो जिनको ओएस टाइप मैच कर रहा है, बाकी के बचे हुए 2 में सॉर्टिंग थोड़ी करेंगे, वो तो खाली पड़ी है, नल है। पहले 2 को ही सॉर्ट करेंगे, तो इंडेक्स तक ही सॉर्ट किया जाएगा। आई प्लस प्लस फॉर इंट जे इक्वल टू आई प्लस 1, जे लेस देन इंडेक्स जे प्लस प्लस। अब क्या करेंगे, अगर रिजल्ट ऑफ आई डॉट किससे सॉर्ट कर रहे हैं हम, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लैपटॉप आईडी डॉट गेट लैपटॉप आईडी, अगर ये बड़ी है रिजल्ट ऑफ जे डॉट गेट लैपटॉप आईडी से, तो हम इनको स्वैप कर देंगे। और स्वैप कैसे करेंगे, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाकर। जैसे अगर हम नॉर्मल स्वैप करते हैं तो एक इंटीजर, अगर मान लो 2 इंटीजर्स को स्वैप करना है तो एक इंटीजर टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे, और अगर हमें 2 लैपटॉप ऑब्जेक्ट्स को स्वैप करना है तो एक टेम्परेरी लैपटॉप ऑब्जेक्ट लेंगे, इक्वल टू रिजल्ट ऑफ आई इक्वल टू रिजल्ट ऑफ जे इक्वल टू 10। अब ये हमारे हो गए हैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट। अब एक और बात, यहाँ पर अगर आप रिजल्ट रिटर्न कर दोगे तो देखो होगा क्या, एग्जैक्टली क्या होगा। आपके पास एक लैपटॉप्स नाम का एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स था, मान लो उसके अंदर 4 लैपटॉप थे। अब रिजल्ट के अंदर भी आपने 4 लैपटॉप्स की स्पेस बना दी, पर बाद में आपने देखा कि केवल 2 ही लैपटॉप्स मैच कर रहे हैं, 2 ही लैपटॉप्स का ओएस टाइप मैच कर रहा है। तो रिजल्ट के अंदर पहले 2 इंडेक्स फील्ड हैं और बाकी के 2 में अभी भी नल है। और यहाँ पर आपने पहले 2 को सॉर्ट कर दिया और बाकी के 2 में अभी भी नल है। तो उस नल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक फाइनल रिजल्ट नाम से एक और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, लैपटॉप ऑफ फाइनल रिजल्ट इक्वल टू न्यू लैपटॉप। और अब इसका साइज़ क्या होगा, इसका साइज़ होना चाहिए 2, और वो 2 आपने कहाँ स्टोर किया था, याद है, इस इंडेक्स के अंदर। अगर यहाँ पर हमें पहला मैच मिला ये 1 हो गया, दूसरा मैच मिला ये 2 हो गया, तो यहाँ पर ये होगा इंडेक्स। अब आप नॉर्मली क्या करोगे, रिजल्ट के पहले इंडेक्स पर जो ऑब्जेक्ट है वो फाइनल रिजल्ट के पहले इंडेक्स पर भेज दोगे, और दूसरे इंडेक्स पर है वो दूसरे इंडेक्स पर भेज दोगे, बस वहीं तक लूप चलेगा ये। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इंडेक्स आई प्लस प्लस, फाइनल रिजल्ट ऑफ आई इक्वल टू रिजल्ट ऑफ आई। आपको पता है आपकी जावा के अंदर राइट टू लेफ्ट असाइनमेंट होती है, तो रिजल्ट ऑफ आई में जो होगा वो फाइनल रिजल्ट ऑफ आई में चला जाएगा। और अब आप रिटर्न करोगे फाइनल रिजल्ट। यहाँ पर आपका दूसरा स्टैटिक मेथड भी कंप्लीट हो जाता है। अब मेन मेथड, जिसके अंदर आप इन दोनों मेथड्स को कॉल करोगे, वैल्यूज़ को एक्सेस करोगे और फिर आउटपुट लिखोगे। तो अब लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। अब सबसे पहले आपको रीड द डिटेल्स ऑफ 4 लैपटॉप ऑब्जेक्ट्स, जो आपकी डिटेल्स होंगी। तो आपको 4 ऑब्जेक्ट्स से इनपुट लेना है। तो पहले ऑब्जेक्ट के लिए ये लैपटॉप आईडी होगा, ये ब्रांड होगा, या ओएस टाइप होगा, ये प्राइस और ये रेटिंग। तो इनपुट लेने के लिए आप जानते हो सबसे पहले आपको स्कैनर क्लास इंपोर्ट करनी होगी। स्कैनर इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। उसके बाद यहाँ पर आप एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लोगे, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। IPA में NQT के अंदर इनपुट लेना एक मुश्किल काम माना जाता है, क्योंकि आप मैन्युअली इनपुट नहीं डालोगे। आप कुछ ऐसा आप प्रोग्राम ऐसा बना दोगे कि कंपाइलर अपने आप इनपुट डालेगा और फिर अपने आप ही आउटपुट देगा।
और अगर आपको इनपुट लेना ढंग से नहीं आया तो प्रोग्राम आउटपुट देगा ही नहीं, आपका सारा कोड लिखा हुआ वेस्ट हो जाएगा। तो ये पार्ट आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मेन काम है सबसे पहले इनपुट लेना, प्रोसेसिंग तो सब बाद में होगी। हमें 4 ऑब्जेक्ट्स का इनपुट लेना है, उनकी आईडी, ब्रांड, ओएस टाइप, प्राइस और रेटिंग। तो इसके लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमें 4 ऑब्जेक्ट्स चाहिए, तो लैपटॉप, हम 4 ऑब्जेक्ट्स की स्पेस बनाएंगे, इज इक्वल टू न्यू लैपटॉप और 4। अब एक एक करके इन चारों ऑब्जेक्ट्स के लिए इनपुट लेंगे। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस। अब सबसे पहले इनपुट लेंगे हम लैपटॉप आईडी के लिए, जो कि होगी इंट लैपटॉप आईडी इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। उसके बाद क्या है, स्ट्रिंग ब्रांड इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। स्ट्रिंग के लिए आप नेक्स्ट लाइन का इस्तेमाल करोगे। फिर एक और स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ओएस टाइप इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। उसके बाद डबल प्राइस इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट डबल। उसके बाद इंट रेटिंग इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सब नॉर्मल चल रहा है, ठीक है, पर इनपुट लेने में यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है। देखो, आपको ये फ्लो बिल्कुल सही लग रहा है, पर इसमें एक गलती है जो कि अगर आपको नहीं पता होगी तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके लिए मैं आपको एक दूसरी फाइल में एक बनाकर दिखाता हूँ। मान लो एक्स्ट्रा डॉट जावा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, और मान लो आपको इनपुट लेना है, import java dot util dot scanner। स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब आपको लगेगा कि मैं मेन प्रोग्राम छोड़कर इस फाइल में क्यों आया हूँ, पर अगर आप एक बार इसको देख लोगे ना तो आपको ये बिल्कुल वर्थ इट लगेगी फाइल की। हाँ, ये बात अलग से बताने की थी। आपको मान लो इनपुट लेना है इंट नंबर इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, और एक स्ट्रिंग लेनी है, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। अब इन दोनों को प्रिंट करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अभी के लिए सिंपल रखते हैं, एक साथ में नहीं करेंगे, यहाँ पर कर देते हैं स्ट्रिंग। अब आप सोचो आपको इसका आउटपुट क्या लग रहा है, आपको इसका आउटपुट क्या लग रहा है। आप एक नंबर एंटर करोगे, नेम एंटर करोगे और वो आपका स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। पर देखो आउटपुट एक्चुअल में क्या होगा। मैंने कर दिया रन जावा। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक नंबर एंटर करूँगा, मान लो 5, और उसके बाद जब मैं एंटर दबाऊँगा, ये देखो जैसे ही मैंने एंटर दबाया इसने ये लाइन छोड़कर ये नंबर प्रिंट कर दिया और आगे नेम प्रिंट ही नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर एक इंटीजर एंटर करोगे, मान लो आपने लिख दिया 5, उसके बाद जब आप एंटर दबाओगे ना तो ये जो sc डॉट नेक्स्ट लाइन है उस एंटर को एज इनपुट ले लेगा। जो आपने एंटर दबाया उसको वो नेम में स्टोर कर देगा, जिसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप जब भी टीजर, डबल, फ्लोट, इन सब के बाद अगर आप कोई स्ट्रिंग इनपुट लेते हो तो बीच में लिख दिया करो sc डॉट नेक्स्ट लाइन। इससे क्या होगा, इसके अंदर वो एंटर स्टोर हो जाएगा जिसका हमें कोई यूज़ नहीं करना। उसके बाद अपनी कोई भी स्ट्रिंग इनपुट कर पाएंगे। अब देखो इसका, अब ये एज एक्सपेक्टेड चलेगा। आपको सबसे पहले एक नंबर एंटर करना है, मान लो 5, उसके बाद मैं एंटर करूँगा अपना नाम जैसे विदित, और देखो ये प्रिंट हो गया। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी समझानी कि इंट के बाद अगर आपको स्ट्रिंग करनी है तो यहाँ पर आप sc डॉट नेक्स्ट लाइन लिख देना ताकि इनपुट एज इट इज़ अच्छे से चले। अब आपने लैपटॉप आईडी, ब्रांड, ओएस टाइप, प्राइस, रेटिंग ये सब इनपुट ले लिए हैं। इनको अब पहले ऑब्जेक्ट में स्टोर करना है। तो आप क्या करोगे, लैपटॉप ऑफ आई इक्वल टू न्यू लैपटॉप, और इसके अंदर आप क्या स्टोर करोगे, ये इसके अंदर आप क्या पास करोगे, लैपटॉप आईडी, ब्रांड, ओएस टाइप, प्राइस, रेटिंग। अब क्या होगा, आपने पांचों चीज़ें एंटर करी और इसको एज अ पैरामीटर पास कर दिया इसके कंस्ट्रक्टर को। अब पहले ऑब्जेक्ट में ये सब चीज़ें स्टोर हो गई हैं, ऐसे ही अगले ऑब्जेक्ट की भी चीज़ें स्टोर हो जाएंगी, उससे अगले की, और फिर आखिरी वाले की। इसके बाद आपको प्रोग्राम में क्या करना है, इसके बाद 2 स्ट्रिंग वैल्यूज़ रीड करनी है, एक ब्रांड के लिए, एक ओएस टाइप के लिए।
एक स्ट्रिंग करोगे आप ब्रांड के लिए सी डॉट नेक्स्ट लाइन, और एक स्ट्रिंग करोगे आप OS टाइप के लिए सी डॉट नेक्स्ट लाइन। और यहाँ एक और बात, जैसे आपने ये पहले के लिए किया, पहले ऑब्जेक्ट के लिए किया, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे ऑब्जेक्ट के लिए जब आप करोगे तो आपका लास्ट इनपुट क्या है, SC डॉट नेक्स्ट इंट, और इसके बाद आप क्या क्या इनपुट लेने जा रहे हो, SC डॉट नेक्स्ट लाइन, यानी एक स्ट्रिंग। तो इससे पहले भी आप एक SC डॉट नेक्स्ट लाइन लगा देना, ताकि जब आप यहाँ पर आके इन्हें एंटर दबाओ और कंट्रोल बाहर आए तो वो एंटर इसके अंदर सेव हो, ना कि ब्रांड के अंदर। अब हमें क्या करना है, कॉल करना है। फाइनली अब हमें अपने जो स्टैटिक मेथड्स बनाए थे उनको कॉल करना है, काउंट ऑफ लैपटॉप्स बाय ब्रांड। और इसका जो आउटपुट होगा सबसे पहले देखते हैं, काउंट ऑफ लैपटॉप्स बाय ब्रांड, इसका आउटपुट एक इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ पर हम इसको एक इंटीजर में स्टोर करेंगे। इंट आउटपुट 1 इक्वल टू काउंट ऑफ लैपटॉप्स बाय ब्रांड, और यहाँ पर हम क्या दे देंगे, जो हमने बनाया था ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और साथ में क्या जाएगा यहाँ पर ब्रांड। आप इनपुट चेक कर सकते हो, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एक ब्रांड। यहाँ पर आपके पास आउटपुट आ गया। अगर इफ द रिटर्न वैल्यू इज 0 प्रिंट द गिवन ब्रांड इज नॉट अवेलेबल। इफ आउटपुट 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द गिवन ब्रांड इज नॉट अवेलेबल। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln द गिवन ब्रांड इज नॉट अवेलेबल। वरना अगर आउटपुट 1 जो है वो 0 नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, नॉर्मल, उसे प्रिंट कर देंगे आउटपुट 1। अब नेक्स्ट हमें कॉल करना है हमारा दूसरा स्टैटिक मेथड। और हाँ, जो मैंने कहा था स्टैटिक वाली बात मैं आप बताऊंगा। देखो अभी आपने क्या किया, काउंट ऑफ लैपटॉप्स बाय ब्रांड, इस मेथड को कॉल कर दिया बिना क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाए। मतलब ये ऑब्जेक्ट्स नहीं, ये तो आपने बना ही रखे हैं, पर अगर आपको इस मेथड को कॉल करना है और अगर आप वहाँ स्टैटिक नहीं लिखते हो तो देखो आपके पास क्या होगा, आपके पास एक एरर आ जाएगा, ये देखो। यानी अगर आपको इस मेथड को एक्सेस करना है तो इसका स्टैटिक होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप एज स्टैटिक नहीं लिखते हो, तो आपको पहले इस क्लास का एक अलग से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए इस मेथड को एक्सेस करना पड़ेगा। पर स्टैटिक की हेल्प से आप इस मेथड को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। तो ये काम था स्टैटिक का। अब हम कॉल करते हैं अपने नेक्स्ट मेथड को, जो कि हमें पता है जो सर्च लैपटॉप बाय OS टाइप है वो क्या रिटर्न करेगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो हम इसको एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में ही स्टोर करेंगे। लैपटॉप आउटपुट 2 इक्वल टू सर्च लैपटॉप्स बाय OS टाइप, और इसके अंदर हम क्या देंगे, इनपुट लैपटॉप्स और दूसरा ये OS टाइप। सर्च लैपटॉप है, सर्च लैपटॉप बाय OS टाइप। अभी क्या करेगा, जो ये लैपटॉप्स नाम का एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, इसके जो OS टाइप मैच करते हैं उनको फाइंड करेगा और सॉर्ट करके हमें दे देगा। और हाँ, यहाँ पर एक और बात, यहाँ पर आप एक फ्लैग भी लिख लो, इंट फ्लैग इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि मान लो कभी ऐसा हुआ कि OS टाइप मैच ही नहीं किया, तो आगे सॉर्टिंग करने का, फाइनल रिजल्ट में फिर से इसको डालने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लिख दो फ्लैग इक्वल टू 1। देखो अगर इन ऑब्जेक्ट्स के एरे में से किसी ऑब्जेक्ट का OS टाइप मैच किया तभी इसी कोड में जाएगा, और अगर ऐसा एक भी बार हुआ तो फ्लैग 1 हो जाएगा। और अगर कोई OS टाइप मैच नहीं किया तो फ्लैग 0 का 0 ही रहेगा। और अगर ऐसा हुआ, अगर फ्लैग इक्वल टू 0 रहा तो हम पहले ही रिटर्न कर देंगे नल, जिसे बाकी की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कंपाइलर को। अब इस आउटपुट में अगर इफ़ आउटपुट 2 इक्वल टू नल है, यानी इसके अंदर अगर नल है, तो इफ द मेथड रिटर्न्स नल प्रिंट द गिवन OS इज नॉट अवेलेबल। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln द गिवन OS इज नॉट अवेलेबल। और अगर ये नल नहीं है तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, प्रिंट करना है।
हमें क्या क्या प्रिंट करना है, लैपटॉप आईडी और रेटिंग ऑफ ईच लैपटॉप ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक फॉर लूप, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन आउटपुट 2 डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। उसके बाद सबसे पहले हमें प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आउटपुट 2 ऑफ आई डॉट गेट लैपटॉप आईडी, और उसके बाद प्रिंट करना है गेट रेटिंग। बस अब फाइनली यहाँ पर हमारा प्रोग्राम हो चुका है कंप्लीट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 35 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर अगर आप एक एक चीज़ के ऊपर ध्यान दोगे, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है तो पीछे करके थोड़ा सा वापस देख लेना। पर अगर आपने ये एक कड़वी दवाई जैसे पी लिया तो आप आराम से फाइनल आईपी के एग्ज़ाम में 35 मार्क्स वाला क्वेश्चन कर दोगे। तो चलो अब इस प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। जो हमारा ये सैम्पल इनपुट है इसके साथ सबसे पहले इनपुट में इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। इनपुट में जाएगा 101 डेल विंडोज़ 55,000 और 4। अब दूसरा ऑब्जेक्ट 102 HP लिनक्स 45,005। अब तीसरा ऑब्जेक्ट 103 डेल विंडोज़ 65,000। अब चौथा ऑब्जेक्ट लेनोवो लिनक्स 50,003। अब जो आखिरी के हमारे ये दो स्ट्रिंग के इनपुट्स थे, एक ब्रांड और एक OS टाइप। अब हमारे पास एक्सपेक्टेड क्या रिजल्ट आना चाहिए ये, तो चलो एंटर करते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट में सबसे पहले इन्होंने क्या रिटर्न किया, अब देखते हैं कि इनपुट ने कैसे काम किया है। देखो सबसे पहले कंपाइलर जाएगा हमारे मेन मेथड के पास। अब इसके अंदर हमने क्या किया, लैपटॉप्स 4 लैपटॉप ऑब्जेक्ट्स की जगह बना ली और उसको एक एरे में स्टोर कर दिया। अकेले ऑब्जेक्ट के लिए इनपुट लेकर स्टोर किया। उसके बाद हमने क्या किया, 2 स्ट्रिंग इनपुट लिए, ब्रांड और OS टाइप। उसके बाद पहले आउटपुट के अंदर हमने क्या किया, काउंट ऑफ लैपटॉप्स ब्रांड फंक्शन को मेथड को कॉल किया। और अगर आउटपुट 10 नहीं है, जो कि जैसे हमने क्या दिया था डेल, तो डेल नाम का हमारे पास एक ये वाला लैपटॉप हो गया और एक ये हो गया। तो 2 लैपटॉप ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो जिनका ब्रांड है हमारा डेल। तो आउटपुट के अंदर हमें यहाँ पर 2 देखने को मिला। उसके बाद सर्च लैपटॉप्स बाय OS टाइप। अब जिन लैपटॉप्स का OS टाइप क्या है, लिनक्स, उन ऑब्जेक्ट्स की आईडी और रेटिंग हमें दिखानी है। अब ये तो क्या है, विंडोज़ है, ये है लिनक्स। तो इस लैपटॉप की आईडी क्या है 102 और इसकी रेटिंग क्या है 5, तो वो दिखा दी। और अगला है ये वाला लिनक्स है, तो इसकी आईडी क्या है 104, ये आउटपुट में है, और इसकी रेटिंग क्या है 3, तो वो आउटपुट के अंदर है। और हाँ, आप ये तो एक सैम्पल इनपुट है, आप डिफरेंट सैम्पल इनपुट्स ट्राई करना, क्योंकि देखो जैसे ये क्या थे 102 आईडी ऊपर थी, 102 नीचे थी, ऐसे ही प्रिंट हो गई। पर अगर आप कुछ आईडीज़ में ऐसा करोगे कि यहाँ पर आप 500 लिख दोगे और यहाँ पर 200 लिखोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये सॉर्टिंग फंक्शन कैसे काम कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो सब आप चेक कर लेना। तो भाई फाइनली वीडियो कंप्लीट हो गई है। मुझे नहीं पता था कि ऐसी कोडिंग की वीडियो बनाने में इतनी मेहनत लगती है। जैसे मैं शुरू से देखता था कोड विद हेयर की वीडियोस, तो काफ़ी ज़्यादा, जैसे कंपाइलर नहीं, एडिटिंग, अपनी वीडियो बनाना, अलग से शूट करना, यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर चलाना, तो मेरा फर्स्ट टाइम था। कॉलेज में मैंने वैसे अपने फ्रेंड्स को समझा रखी हैं ये प्रॉब्लम्स, पर वीडियो में मैंने पहली बार समझाई है। अभी आप चाहे कमेंट वगैरह कुछ मत करना, सिर्फ वीडियो समझना, अपनी प्रैक्टिस में लग जाना। आईपीई का एग्ज़ाम होने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ इन्फॉर्मेशन यूज़फुल थी, फिर आकर कमेंट करना कि हाँ इससे फ़ायदा हुआ। धन्यवाद।